तो एमआरटीपी में है, ठीक है, अपने मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो हमने अबॉलिश करनी है, ठीक है। तो ये इसके लिए स्पेशल गवर्निंग बॉडीज़ वगैरह मिली हैं, बनी हैं। इसमें गवर्निंग बॉडीज़ कौन सी होती है? स्टेट काउंसिल, नेशनल काउंसिल। जैसे पीछे मैंने कंज्यूमर, आपको मैंने कमर्शियल लॉ में भी पढ़ाया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में एक डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है, स्टेट, एंड देन आफ्टर दैट नेशनल। वैसे ही गवर्निंग बॉडीज़ होती है एमआरटीपी एक्ट को ये देखने के लिए, चेक करने के लिए, ताकि कोई भी ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो। मींस किसी को एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करने, किसी से किसी को गलत प्रोडक्ट दे देना, ठीक है, नकली प्रोडक्ट्स बेचने, वो सारी इसमें आएंगी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कौन सी होगी? जो हमने यहाँ पेटेंट ले लेते हैं, ठीक है, कोई हम कॉपीराइट्स ले लेते हैं, वो सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होती हैं। फिर आता है हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन। आरटीआई एक्ट आपको पता ही है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने अवेल करनी है, कैसे आप अवेल कर सकते हो, ये सारा राइट टू इन्फॉर्मेशन में। अब सबसे पहले हमने करना है एमआरटीपी एक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सजेस्ट दैट ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज should be widely distributed and there should be no concentration of wealth and means of production. With this in mind, the Monopolistic and Restrictive Trade Practices Act 1969 was enacted as so too. तो यहाँ पे कि कोई भी कंसंट्रेशन ना, एक वेल्थ की कंसंट्रेशन ना वहाँ पे हो जाए, मींस कि एक हब भी ना बन जाए, वहाँ पे सारे लोग पैसा कमाई जा रहे हैं और दूसरे लोगों के पास नहीं आ रहा कुछ भी। तो कंसंट्रेशन को रोकने के लिए कि मींस वेल्थ कंसंट्रेशन की एक ही जगह पे पैसा कम्युलेट ना हो, उस चीज़ को रोकने के लिए एमआरटीपी एक्ट बना था। तो बेसिकली क्या था इसमें? वही कॉमन मैन की वेलफेयर के लिए बनाया गया, ताकि वेल्थ की कंसंट्रेशन जिस सिर्फ अमीरों के पास, उनके पास ही ना पैसा है, सब ये प्रॉपर सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो। कंट्रोल ऑफ मोनोपलीज, जो मतलब जिनके पास मोनोपली है, उनका प्रोडक्ट एक, तो वो ओवर चार्ज ना करें, ठीक है। और उसके बाद मोनोपोलिस्टिक एंड डिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, और वो जो भी मोनोपोलिस्टिक और ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं उनको प्रोहिबिट करना। और ये एक्ट बना कब था? दिस एक्ट वाज एमआरटीपी एक्ट स्टार्ट 69 में स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद अमेंड हुआ था 74, 80, 84, 88 एंड देन 91। ये डिफरेंट अमेंडमेंट्स मीन्स चेंजेस आई थी एक्ट में। और द एक्ट प्लेज अंडर मैनी रिस्ट्रिक्शन ऑन कंपनीज हैविंग एसेट्स मोर देन 100 करोड़ इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। और जो भी ये एक्ट है ये कहाँ पे किस एप्लीकेबल है? जो कंपनी के एसेट्स हैं मोर देन 100 करोड़ हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर। तो ये एक्ट सब जगह पे एप्लीकेबल है जिनका 100 करोड़ से अबव एसेट्स है, क्योंकि बेसिकली वही कंपनीज आगे फर्दर मोनोपोली या ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस करती हैं। स्कोप का यहाँ पे है एमआरटीपी का? रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड मोनोपोलिस्टिक ट्रेड एंड कंसंट्रेशन। बेसिकली एमआरटीपी एक्ट कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए बनाया है? कि जो रिस्ट्रिक्टिव, जो चीज़ रोकी गई है कि आप जैसे एमआरपी से अबव नहीं चार्ज कर सकते, ठीक है। नकली अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कोई फूड एडल्ट्रेशन वगैरह नहीं कर सकते, या मोनोपली है अगर आपके प्रोडक्ट की, या कुछ भी आप ओवर चार्ज करके या एक्सेस प्रॉफिट कमाते हो वो चीज़, या फिर इकोनॉमिक कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए आपकी पावर की। आप मतलब कि अगर आप में वो परचेजिंग बार्गेनिंग पावर आपकी कंपनी की ज़्यादा है, मीन्स आप अकेले कंज्यूमर बहुत है या आपके सप्लायर्स बहुत है, और आप तो वहाँ पे आपने वो कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ आपके पास सारी ताकत नहीं आ जानी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। वही रिस्ट्रिक्शंस जो हमें है कि बाइंग एंड सेलिंग पे रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे डिफरेंट द मीन्स रिस्ट्रिक्टिंग पर्सन whom goods may be sold or from whom to be bought. Such trade association that ask member not to deal in goods and particular manufacture. तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन, जो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? कि किसी अगर कोई एसोसिएशन बनी हुई है, उन्होंने आपको आगे फर्दर बाइंग और सेलिंग के लिए रोक देना, मीन्स आपने इस सप्लायर से सामान नहीं ले सकते, इस मैन्युफैक्चरर को आप बाइकआउट करो, या इस सेलर को आपने इस बंदे को नहीं देना माल। ये सारी किस में आएगी?
रिस्ट्रिक्शन ऑन बाइंग एंड सेलिंग, तो ये चीज़ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में ये भी अबॉलिश्ड है, ये चीज़ नहीं होती, ठीक है। टाई इन सेल्स और फुल लाइन फोर्सिंग, this means requiring a person or to purchase something else compulsory along with the goods he want to purchase means किसी को ज़बरदस्ती कोई दूसरी चीज़ें भी बाय करवाना है। जैसे स्कूल्स वगैरह में होता है कि अगर आप अपनी स्कूल में एडमिशन ली है तो आप स्कूल बैग भी यहाँ से लो, स्कूल ड्रेस भी यही पर्टिकुलर शॉप से लो, आप स्कूल की बुक्स भी यहीं से लो। तो वो टाइम सेल्स जो है, ठीक है, मीन्स डाई अप कर लेते हैं कि आप ये करो वो करो, तो वो चीज़ भी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में है, वो चीज़ भी आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो। आपने देखा होगा, अदरवाइज़ वो स्कूल वाले सब इतने चालाक है, पर्टिकुलरली बंद मिलती तो एक ही शॉप से है उनकी, बाहर बाहर लिख देते हैं जानबूझ के, स्कूल के बाहर बोर्ड लगा देते हैं यू कैन परचेज फ्रॉम एनीवेयर, कि हाँ हमारे ऊपर केस ना है। अगर वो बोर्ड हटा दिया जाएगा डायरेक्ट उनके ऊपर केस आ सकता है। एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट मीन्स एक्सक्लूसिवली आप हमारे साथ ही डील करोगे, किसी और को नहीं दोगे, कोई डिस्ट्रीब्यूटर परचेज, वो भी सारा रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में है। कलेक्टिंग प्राइस फिक्सेशन एंड टेंडरिंग, कोई भी आपने कार्टेल फॉर्म कर दिया, कार्टेल मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी। कार्टेल क्या होता है कि जब ये कंपनीज इकट्ठे मिलके एक ही प्राइस सिलेक्ट कर लेती हैं, प्राइस वॉर नहीं करती अपने फीचर्स के अकॉर्डिंग, तो वो कार्टेल सिस्टम भी बनाना इलीगल है। वो ये एसोसिएशन बनाती है, तो ये भी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में आएगा। डिस्क्रिमिनेटरी डीलिंग, डिस्क्रिमिनेटरी डीलिंग में क्या होता है कि आपने डिफरेंट कस्टमर्स को, डिफरेंट क्लास ऑफ कस्टमर्स को डिफरेंट रेट चार्ज करने, ठीक है, तो वो चीज़ें भी डिस्क्रिमिनेटिंग डीलिंग में आएंगी। ये भी क्या है, मतलब कि कंपटीशन के लिए इंजूरियस है, तो कुछ को ज़्यादा डिस्काउंट मींस अगर अब सिंपल आदमी को कोई गया है, ठीक है, आप अगर वो समझ लो उनको उन्होंने ज़्यादा रेट लगा दिया, या कोई वीआईपी आ गया उनको फ्री में एंटर करवा दिया या उनको ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया, तो ये सारा डिस्क्रिमिनेटिंग डीलिंग भी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में आएगा। Resale price maintenance, it is means not allowing resale below certain price or not to sell above particular price। ये सारा आपने अभी शायद आपके चैप्टर में आया होगा कि नहीं इकोनॉमिक्स में, इसमें प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग होता है। तो वहाँ पे क्या है कि ये प्राइस मेंटेन करके रखना कि डीलर ने इससे कम नहीं बेचना, इससे ज़्यादा नहीं बेचना, तो ये अगर जो मार्केट प्राइस होगा उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बिकेगा। अगर आप उसके ऊपर ये चीज़ें इम्पोज करोगे, वो भी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में है। रिस्ट्रिक्शन ऑन आउटपुट एंड सप्लाई, अब जैसे सप्लाई रोक देना, होर्डिंग करना, ब्लैक मार्केटिंग करना, ये भी इसमें आएगा रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में। रिस्ट्रिक्शन ऑन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कोई भी पर्टिकुलर मेथड है, ठीक है, या कोई प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स का, वहाँ पे आप कोई एग्रीमेंट कर दो या फिर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दो, वो भी गलत है। प्राइस कंट्रोल अरेंजमेंट, दिस मीन्स एन एग्रीमेंट टू सेल गुड्स विद अ व्यू ऑफ टू एलिमिनेट कंपटीशन और एनी कंपटीटर, कोई भी एग्रीमेंट गुड्स का कि हम कंपटीशन ना हो, वहाँ पे जानबूझ के प्राइस कम कर देना या कुछ ऐसा काम करना दूसरे के कम हेल्दी कंपटीशन ना रहे, वो भी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में है। रिस्ट्रिक्शन ऑन बायर्स में बाइंग, इसमें क्या होएगा कि किसी पर्टिकुलर होलसेलर से आपने नहीं लेना, किसी पर्टिकुलर सप्लायर से नहीं लेना या प्रोड्यूसर से नहीं लेना, वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा देनी, वो भी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में। कलेक्टिव बिडिंग मीन्स कोई बिड ऑक्शन वगैरह होनी, इकट्ठे मिलके जानबूझ के प्राइस हाई करने के लिए बिडिंग करना, वो भी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में है। एग्रीमेंट डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट टू बी रिस्ट्रिक्टिव, कोई भी एग्रीमेंट ऐसा जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ है कि ये चीज़ नहीं कर सकते, तो वो क्या किया जाएगा, एज अ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस ट्रीट किया जाएगा। एग्जाम्पल उन्होंने लिए such as dumping of goods, deficiency in insurance services, insisting of collection of gas cylinder from shop, accepting deposits of supply without any possibility of supply, not providing a house as promised, failure of refund deposit, wide variation in price in different regions, etc. are treated restrictive trade practices। डंपिंग ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है, ये आपको इकोनॉमिक्स में भी आएगा कि हमने
एक जगह पे ज़्यादा चार्ज करते हैं और ओवर ग्लोबल मार्केट होती है तो वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होएगा, तो हम अपने गुड्स डंप करते हैं, सस्ते रेट पे बेचते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डंपिंग ऑफ गुड्स। ठीक है। कोई भी जैसे गैस सिलेंडर पिक करना, या फिर हमने कोई सप्लाई है नहीं पीछे से फिर भी हमने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, आगे या फिर जो भी हमने चीज़ प्रॉमिस की थी वो नहीं कर रहे, हम रिफ़ंड नहीं कर रहे कोई चीज़, वो सारी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में आएंगी। Further क्या investigation into RTP? MRTP Commission will require into RTP if it finds that trade practices is prejudicial to public. The Commission may give the following direction: the practice shall be discontinued or shall not be repeated. तो यहाँ पे अगर कोई रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है, अगर वो पता लग जाती है ये हो रही है, तो वहाँ पे कि क्या हम डायरेक्शन ले सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, हम वो जो प्रैक्टिस हो रही है उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं उसको, और बोल सकते हैं कि ये दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एग्रीमेंट रिलेटिंग टू आरटीपी शैल बी मॉडिफाइड एज मे बी स्पेसिफाइड बाय एमआरटीपी कमीशन। तो कोई भी एग्रीमेंट है उसके रिलेटेड अगर तो कोई मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है, वहाँ पे कुछ चेंज कर, तो वहाँ पे उसके रिगार्डिंग एमआरटीपी कमीशन जो है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकता है। नेक्स्ट आती हैं हमारी मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस। वो कौन सी होंगी? लिमिटिंग और कंट्रोलिंग प्रोडक्शन। ठीक है, हमने अपनी प्रोडक्शन कंट्रोल करके रख लेनी, जानबूझ के सप्लाई कम कर देनी है, वो सारी चीज़ें एमटीपी में आएगी। मोनोपोलिस्टिक मतलब कि जो बंदे के हाथ में मोनोपोली होती है वो ये सारे काम करता है। अनरीजनेबल प्राइस चार्ज करना और अनरीजनेबली प्रिवेंटिंग और लेसनिंग कंपटीशन मींस जानबूझ के ऐसे काम करना कि कोई कंपटीटर और खड़ा ही ना हो सके। लिमिटिंग टेक्निकल डेवलपमेंट और कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड अलाउइंग क्वालिटी ऑफ गुड सर्विसेज टू डिटीरियोरेट। टेक्निकली पैसे चार्ज करी जा रहे बट क्वालिटी क्या है? डिटीरियोरेट करते जाना। ठीक है। अगर मोनोपोली पता है कि ये चीज़ हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है, जानबूझ के प्राइस वही रखना, आगे से उसकी क्वालिटी कम से कम करते रहना। फिर आता है अनरीजनेबली इंक्रीज प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी कोई प्राइस में इंक्रीज जानबूझ के या सर्विसेज में है उसको इंक्रीज नहीं करना। अनरीजनेबल इंक्रीज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और चार्ज फॉर एनी सर्विसेज। अनरीजनेबल फालतू का चार्ज नहीं करना, हम ये कर देंगे आप हमें इतने पैसे और दो, ये तो फालतू के पैसे चार्ज करते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अनरीजनेबल रेजिंग ऑफ प्रॉफिट्स ऑन प्रोडक्शन सप्लाई गुड्स एंड सर्विस। अनरीजनेबल प्रॉफिट्स लगा के बेचना उस चीज़ को। अडॉप्टिंग अनफेयर और डिसेप्टिव मेथड रिड्यूस प्रिवेंट कंपटीशन एंड गुड्स और सर्विसेज। अनफेयर या डिसेप्टिव मेथड्स मींस गलत मींस यूज़ करने ताकि कंपटीशन ना हो, उसका दूसरे बंदे का नुकसान हो, वो सारा मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस में आएगा। If the MRTP Commission reports the trade practices against public interest, government can order the following। और अगर MRTP एक्ट को या कमीशन को पता लगता है कि कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है तो वो कौन सी ऑर्डर पास कर सकती है? रेगुलेटिंग प्रोडक्शन सप्लाई स्टोरेज एंड कंट्रोल की कोई भी जो भी प्रोडक्शन हो रही है या सप्लाई हो रही है उस पर गवर्नमेंट रेगुलर चेक रख सकती है। ठीक है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स कर सकती है रिगार्डिंग सेल और प्राइस। उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ अंडरटेकिंग रिजॉर्टिंग सच एज ट्रेड प्रैक्टिस एंड रिड्यूस कंपटीशन। कोई भी अगर प्रोहिबिशन लगाई हुई है वो रिमूव कर सकती है। फिक्सेशन क्वालिटी स्टैंडर्ड आप जैसे आपने देखा होगा फूड के रिगार्डिंग आपको फूड वो जो लेना पड़ता है लाइसेंस, ठीक है, वो चीज़, या इलेक्ट्रॉनिक के रिगार्डिंग आपको ट्रेडमार्क वो जो स्टैंडर्ड है ISI मार्क होना चाहिए, तो वहाँ पे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फिक्स कर सकती है गवर्नमेंट ताकि कोई गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस ना करें। डिक्लेयरिंग सम टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट एज अनलॉफुल। कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स जो अनलॉफुल है गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है, वो एग्रीमेंट एबॉलिश हो सकते हैं। आस्किंग एनी पार्टी टू कैंसिल होल और अ पार्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट। और अगर ऐसी कोई प्रैक्टिसेस हुई हैं तो वो कोई भी पार्टी के रिगार्डिंग बोल सकती है कि उसको कैंसिल करे पूरे के पूरे को, या फिर एज अ पार्टली जहाँ पे भी वो चीज़ नुकसानदेह हुई है। रेगुलेट प्रॉफिट्स दैट मे be derived from production, storage, supply, distribution or control of goods and provision of services।
कोई भी प्रॉफिट्स वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं वहाँ पे वो रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम प्रोडक्शन, स्टोरेज, सप्लाई, वो देख सकते हैं कि कहाँ पे स्टोर हो रहा है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और क्वालिटी और गुड्स ऑफ सर्विसेज के रिगार्डिंग भी वो डिफरेंट कंडीशंस या ऑर्डर पास ऑन कर सकते हैं। इनिशिएशन ऑफ इंक्वायरी बाय द कमीशन मीन्स कौन इंक्वायरी कर सकता है रिगार्डिंग ये जो अगर अनफेयर प्रैक्टिसेस हुई हैं। द कमीशन कैन इंक्वायर इनटू एनी रिस्ट्रिक्टिव, unfair or monopolistic trade practice upon receiving a complaint from consumer or consumer association on reference made by central or state government on an application made by DGIR on its own। यहाँ पे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी कंज्यूमर एसोसिएशन, जो भी हमने पढ़ा था, कोई स्पेशल पर्सन, ठीक है, जो अगर कोई बंदा किसी की डेथ हो गई है तो उसके तो वो वहाँ पे वो कंप्लेंट अगर किसी ने फाइल की है तो कमीशन क्या है, इंक्वायर कर सकता है कि कहाँ पे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई है और उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्डर पास ऑन कर सकते हैं। गवर्निंग बॉडी कौन सी है? सबसे पहले MRTP कमीशन। द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इट्स पावर अंडर सेक्शन 5 of MRTP Act. As per MRTP Act Commission, it consists of a chairman, not less than 2 and not more than 8 other members। जो MRTP कमीशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो बनाती है, और इस कमीशन में जो चेयरमैन है और नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन 8 अदर मेंबर्स। एक चेयरमैन और कम से कम 2 बंदे और ज़्यादा से ज़्यादा 8 बंदे अदर मेंबर्स होने चाहिए। द चेयरमैन शुड बी द पर्सन हु हैज़ बीन क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और जो चेयरमैन होगा वो हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। वन टाइम टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर इज़ फिक्स्ड 5 years सब्जेक्ट टू रिन्यूअल। हाउएवर नंबर ऑफ मेंबर्स कैन होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 10 years और बियॉन्ड रीचिंग एज ऑफ 65 years। और जो टेन्योर होता है मीन्स टाइम पीरियड होता है उनका काम करने का, वो 5 years हैं, और इट इज़ सब्जेक्ट टू रिन्यूअल मीन्स रिन्यू भी हो सकता है। और जो मेंबर्स हैं अदर मेंबर्स, ठीक है, 2 या 8, ज़्यादा से ज़्यादा 8, उनका टेन्योर है वो मोर देन 10 years, या फिर जब तक उनकी रिटायरमेंट की एज 65 years तक हो सकती है तब तक वो उसके मेंबर बने रह सकते हैं। Director General, the central government has also appointed a Director General to investigation and registration. The main function of Director General is to make preliminary investigation। जो Director General है वो क्या करता है? इन्वेस्टिगेशन करता है, देखता है कि कहाँ पे क्या चीज़ हैपन हुई है, कहाँ पे रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई है, सारा काम किसका है? डायरेक्टर जनरल का। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। डिफरेंट पावर्स कौन सी है कमीशन की? MRTP कमीशन हैज़ द फॉलोइंग पावर्स: पावर ऑफ सिविल कोर्ट्स अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 विद रिस्पेक्ट ऑफ, जो भी जैसे आपने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ पे कोर्ट है, वहाँ पे उनके पास जो भी है राइट्स हैं वही राइट्स इस कमीशन MRTP कमीशन के पास भी होते हैं। जैसे सिविल कोर्ट के अंडर कोड ऑफ जो सिविल प्रोसीजर है, सबसे पहले क्या? समनिंग एंड एनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन द ओथ, मीन्स आप सम्मन भेजना, ठीक है, और अटेंडेंस मीन्स आपने बुलाना उनको कि आके आप वो दे के जाओ अपनी जो उनकी गवाही होती है, ठीक है, उनको एग्जामिन करना, उन विटनेस जो भी उन्होंने बोलना है, और उनको ओथ दिलाना मीन्स कसम दिलाना कि वो सच बोल रहे कि नहीं। डिस्कवरिंग प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और अदर मटीरियल ऑब्जेक्टिव प्रोड्यूसेबल एज एविडेंस, और जो एविडेंस वगैरह उनको देखना, उसको चेक करना कि वो सही है कि नहीं सही। रिसिप्शन ऑफ एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, और जो एविडेंस होते हैं उनको एफिडेविट्स पे लिखते हैं कि ये एविडेंस हमने साथ में लगाए हैं, उसकी भी रिसिप्शन लेनी है। रिक्विजिशन ऑफ एनी पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड और फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस से कोई भी रिक्वायर्ड है कोई भी चीज़ वहाँ पे वो ले सकते हैं। इशूइंग ऑफ एनी कमीशन और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, कोई भी कमीशन एग्जामिन करना, हमने विटनेस को एग्जामिन करना है, वो क्या चीज़ उसने अगर एविडेंस में दी है उसको एग्जामिन कर सकते हैं।
अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज एंड नॉन अपीयरेंस। कौन सी पार्टी अपीयर हुई है, ग्रीव्ड पार्टी अपीयर हुई है, जिसके के ऊपर केस है, उसके अगेंस्ट क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, ये सारा क्या कर सकते हैं जो हमारी एमआरटीपी कमीशन है। आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स जो भी है, अगर एक्सेप्ट हो जाते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स फिर होती हैं। आफ्टर दैट टू रिक्वायर एनी पर्सन टू प्रोड्यूस बिफोर, और वो किसी भी पर्सन को आगे कह सकते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट्स, बुक्स, कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड है फॉर एविडेंस वो लेके आ सकती, मंगवा सकती है। टू रिक्वायर एनी पर्सन टू फर्निश सच एज इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड, और किसी भी पर्सन की वो गवाही वगैरह दिलवा सकते हैं। आगे टू ऑथराइज एनी ऑफिसर और एंटर सच अंडरटेकिंग एंड सीज एनी बुक, मीन्स कोई भी है वो आगे फर्दर अथॉरिटीज़ को बोल सकते हैं किसी चीज़ को सीज़ करना है, ठीक है, इसको बंद करना है, अंडरटेक उसको अपने अंडर लेना है, वो सारा कमीशन ऑर्डर पास कर सकता है। और फर्दर कंपनसेशन, डैमेज कुछ भी हुआ है, ठीक है, कोई अनफेयर प्रैक्टिस का कोई लॉस हुआ है किसी को, तो वहाँ पे वो उसके लिए आगे कंपनसेशन का ऑर्डर भी पास ऑन कर सकते हैं कि आप इसको कंपनसेट करो।